तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, ये भी एक आपकी बॉडी है जो आपकी 1948 में सेटअप हुई थी। ये एक आपकी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड पब्लिक कंपनी ये आपकी बनी थी। पब्लिक कंपनी ये आपकी पब्लिक में कन्वर्ट हुई थी। ये 1993 में 1948 में ये सेटअप हुई थी, इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आईएफसीआई इंडिया की फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 1993 में इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया गया था एंड लिस्ट किया गया था ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आईएफसीआई के बारे में आ सकता है, तो इतना ही आप मेंशन करके भी आओगे तो चलेगा। गवर्नमेंट कंपनी ये बनी थी आपकी 2015 में, ठीक है। एंड क्यों बनी थी? क्योंकि गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे आपकी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन डिपॉजिट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये आईएफसीआई का टाइमलाइन है। तो आईएफसीआई का टाइमलाइन बस आपको याद रखना, 1948 में ये आई थी, 1993 में इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया गया था, 2015 में इसमें गवर्नमेंट का स्टेक आया था एंड करंट में ये एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। ये इसका पूरा टाइमलाइन चार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ये आईएफसीआई करती क्या है? क्वेश्चन आता है, व्हाट डज आईएफसीआई डू, यानी इसके कोर फंक्शंस क्या हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपकी लॉन्ग टर्म फंडिंग्स देती है, लॉन्ग टर्म फंडिंग देती है इंडस्ट्रीज को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को होता क्या है बेसिकली, मैं आपको छोटा सा इसके बारे में भी बता दूं क्या है, क्यों उनको लाइक है। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेके आती है या प्राइवेट, आपने सुना होगा ना कि आजकल बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मार्केट में, जैसे आपके रूरल सेक्टर्स में है या आपकी जो सड़कें बन रही हैं, तो इस तरीके के जो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर्स हो रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स भी, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने सपोज कि थर्मल पावर प्लांट किसी कंपनी में सोचा हम स्टैब्लिश करेंगे, तो ऐसे ना इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कुछ प्रोजेक्ट्स कंपनी लेके ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना, सॉरी, तो कंपनी को बहुत ज्यादा फंड चाहिए होता है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, कहीं कहीं पे 10,000 करोड़। तो आपको लगता है बैंक्स जो है वो इतनी एलिजिबल होती है या बैंक्स को इतनी अथॉरिटी होती है कि वो इतना बड़ा फंड्स जो है रिलीज कर दे? एक लिमिट, बैंक्स को भी आरबीआई ने एक लिमिट दे के रखी है, आप इतना ही फंड्स इशू कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड के फंड्स के लिए अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वो छोटे मोटे फंड्स नहीं देती, फिर वो बड़े फंड्स देती है। जब आप एनबीएफसी की कैटेगरीज को पढ़ोगे ना, देयर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज, लाइक एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होता है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं, जिनका मेन काम होता है कंपनीज को लोन, बिजनेस सेक्टर्स को लोन देना। ये जनरल लोन्स भी नहीं देते, ये बिजनेस सेक्टर्स को मोस्टली लोन देते हैं, जो बड़े बड़े एनबीएफसीज होते हैं। बैंक्स के पास अथॉरिटी नहीं होती कि बैंक्स इनको लोन दे, और इनको रेगुलेट भी आरबीआई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आईएफसीआई भी उसी में से कैटेगरी है
लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करने के स्पेशली इंडस्ट्रीज को नॉर्मली जो कि बैंक्स नहीं दे सकता है, इन लोगों के पास आरबीआई ने अथॉरिटी दी है कि आप लोग इन इंस्टीट्यूशंस को, इन इंडस्ट्रीज को लोन्स दीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, लॉन्ग टर्म फंडिंग देते हैं, ये एडवाइजरी देते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, यानी एक तरीके के क्या होते हैं, ये एक तरीके के नोडल एजेंसी होते हैं अलग अलग फंड्स को लेके, जैसे शुगर डेवलपमेंट फंड, जैसे पीएलआई स्कीम, या अलग अलग फंड्स होते हैं, उसमें ये क्या कैसे वर्क कर रहे होते हैं, उसमें ये वर्क कर रहे होते हैं एज एन एजेंट। जैसे पीएलआई स्कीम है आपकी, पीएलआई स्कीम आपकी बेसिकली गवर्नमेंट, ये एक तरीके की स्कीम्स होती है जहाँ पे कंपनीज को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देती है। कौन सी कंपनीज को? आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनको गवर्नमेंट जो है ऑप्शंस देती है। देन वी हैव अ स्पेक्स, जैसे कि जो कि स्कीम ऑफ बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे बहुत बड़ी ही अमाउंट रखते हैं, उनको एक एडवाइजरी सर्विस देती है कि आप इनके पास जाइए, आप इस स्कीम के अंडर में इन्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट आपको लोन्स एंड सब्सिडीज देगी। ठीक है, ये सेटअप करती हैं इंस्टीट्यूशंस को, जैसे उन्होंने एसएचसीआईएल किया, सेटअप किया, जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएससी को सेटअप किया है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को सेटअप किया है, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया। इस तरीके की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप किया है जो कि फंड्स प्रोवाइड करती है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में। एसएचसीआईएल जो है वो आपकी स्टॉक होल्डिंग, यानी कि यहाँ पे शेयर्स वगैरह आपके जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनकी स्टाम्पिंग वगैरह का काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया। अगर हम करंट आईएफसीआई की सब्सिडीज के बारे में बात करें, तो इनकी जो करंट में जो आईएफसीआई की जो सब्सिडीज है वो एक तो है आपकी, तो वो ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चंस है ना जो एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। करंट आईएफसीआई सब्सिडरीज की अगर आप बात करो तो आपकी एसएचसीआईएल है, ठीक है, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड है, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड है, और ये सारे ही जो फंड्स है ना, जो कंपनीज है ना, ये कुछ ना कुछ तरीके के लोन्स ही फंड्स ही प्रोवाइड करती हैं। आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, एमपी कौन है? इन सब्सिडीज के नाम आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि ये वो सब्सिडीज हैं जो आपकी ये एक ये अलग अलग आईएफसीआई की सब्सिडीज हैं। इनके नाम चाहो तो याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, इसमें आपके आते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको हम एमडीआई कहते हैं, आपने नाम शायद सुना भी हो इसका भी। इंस्टीट्यूशन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि निधि सॉरी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। ये अलग अलग तरीके की सब्सिडरीज हैं जो आपकी आज की डेट में आईएफसीआई इनको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है कि आईएफसीआई की सब्सिडरीज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताइए, क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सब्सिडरीज आता है तो आपको वो 6 सब्सिडरीज का नाम लिखना है, एसएचसीआईएल, आपकी एमपी कौन,
मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ इसका नाम है, देख लीजिएगा। आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरीज है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट, ये सारे आपके जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, सब्सिडरीज अलग है, सोशल इंस्टीट्यूशन अलग है, ठीक है। अगेन आईएफसीआई 1948 में आई थी एंड इंडिया की फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अनदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया की है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ ये क्या है? ये भी आपका 1964 में सेटअप हुआ था। एक तरीके से ये डेवलपमेंट बैंक है, ये एक डेवलपमेंट बैंक है। कैसे रेगुलेट होता है? रेगुलेट करता है इसको भी आरबीआई, ठीक है। आज की डेट में ये एक इंडिपेंडेंट, इनिशियली इसको आरबीआई रेगुलेट, अभी भी आरबीआई रेगुलेट तो मतलब आरबीआई के तहत ही होता है, होता था पहले, बट आज की डेट में आईआरडीआई के पूरा एक एक्ट आ गया है, आईडीबीआई एक्ट बैंक के अंडर में आ गया है ये। आपने आईडीबीआई बैंक सुना भी होगा। तो 2004 में ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन गया, ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गया 2004 में, और ये पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक बन गया। आईडीबीआई क्या है? आपका एक कमर्शियल बैंक है। तो पहली बात 1964 में आया था डेवलपमेंट बैंक की तरह, जिसको रेगुलेट करता था आरबीआई, एंड 2004 में ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन गया, ठीक है। एंड अपनी सर्विसेज को उसने कन्वर्ट कर लिया कमर्शियल बैंक्स में। एलआईसी के पास, इसके एलआईसी का मेजॉरिटी स्टेक इसका किसके पास है? एलआईसी के पास है, ठीक है। 2023 में अगर हम बात करें, 2023 में बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड एलआईसी ने डिसाइड किया कि वो अपना स्टेक डाइवर्स्ट करेंगे इन आईडीबीआई। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था ना, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था आपका, वो एक मेजर फाइनेंशियल न्यूज बना डीएफआई को इवॉल्व करने के लिए। तो अगेन ओरिजिनली 1964 में सेटअप हुआ था आरबीआई के अंडर में, लेटर इसको कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड आरबीआई आज की डेट में एलआईसी के लार्जेस्ट स्टेक है आईडीबीआई के पास। अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारा वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये जितने भी हम बता रहे हैं ना, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, जितने भी बैंक है, ये सारे वो बैंक है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए बेसिकली बनाए गए हैं, क्योंकि बैंक छोटे छोटे बैंक आपके नहीं दे सकते। ये आपकी 1990 में आई थी। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर की। तो एमएसएमई जो माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली सिडबी को बनाया गया है। एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी की तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज एन रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी एजेंसी। किसके लिए? बैंक्स के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो लेंड कर रहे हैं टू एमएसएमई। तो एक तरीके के रीफाइनेंसिंग एजेंसी की तरह काम करते थे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडिंग टू जो एमएसएमई के लिए लेंड कर रहे हैं। डायरेक्ट फाइनेंस देते हैं ये लोग, क्या करते हैं? ये डायरेक्ट फाइनेंस देते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है। कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी एक्टिविटीज हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, engaged in similar activities, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो स्मॉल, अगर एक स्मॉल लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर है या कोई स्टार्टअप है,
उसको 50 लाख तक का लोन चाहिए, वो सिडबी के पास जा सकता है और पार्टनर कर सकता है बैंक्स को, उसके पार्टनर बैंक्स के पास फाइनेंस के लिए अंडर द मुद्रा या सिडबी स्कीम में। तो इस तरीके के ये क्या करते हैं, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। डायरेक्ट फंड देते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ, एंड ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इसी तरीके की एक्टिविटीज में इंगेज है उनके साथ कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली जो सिडबी को लाया गया था वो छोटे छोटे कंपनीज के लिए लाया गया है कि जो कोई स्मॉल कंपनीज अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहती है तो। देन वी हैव एन एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाम ही बता रहा है ये आपका हाउसिंग लोन्स देता है। इसको सेटअप किया गया था 1988 में, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है ये आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की इंडिया में। ठीक है, ये क्या करती है, ये रेगुलेट एंड सुपरवाइज करती है आपकी हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस कंपनीज को, जैसे कि आपकी HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, LIC हाउसिंग फाइनेंस को। ऐसी जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करती है, रीफाइनेंस करती है ये हाउसिंग लोन्स को जो कि बैंक्स ने दिए होते हैं, बैंक्स ने या फिर HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने जो भी लोन्स दिए होते हैं उनको रीफाइनेंस करती है एंड प्रमोट करती है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को। तो आपने देखा होगा ना कि LIC हाउसिंग फाइनेंस है आपकी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, या कोई भी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो ये सारी ना ये रेगुलेट कहाँ से हो रही होती है, NHB से रेगुलेट हो रही होती है। इनको फाइनेंस कौन दे रहा होती है, NHB दे रही होती है। अलग अलग तरीके की स्कीम्स भी NHB रन कर रही होती है इन इंस्टीट्यूशंस के लिए। क्लियर? बड़े फाइनेंस के लिए हमने दो चीजें पढ़ ली जो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं। हमने IFCI के बारे में पढ़ा, हमने सिडबी के बारे में पढ़ा, और हमने नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में पढ़ा, हमने IRDAI के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये क्या होती हैं, ये भी एक तरीके की बैंक्स ही होते हैं, ये भी एक तरीके के बैंक्स होते हैं, बट ये रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट में 2013 में, या जो पहले था। और इनको लाइसेंसिंग कहाँ से मिलती है, लाइसेंस इनको मिलती है RBI से फाइनेंशियल सर्विसेज को देने के लिए। जैसे ये लोन्स दे सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स दे सकते हैं, हायर परचेज का काम कर सकते हैं ये, बट ये बैंक बैंक की तरह लाइक बैंक होता है, ये लाइक बैंक होता है बट बैंक नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई एक ऐसी कंपनी जो बैंक की तरह काम कर रही होती है बट बैंक नहीं होते, कैसे ये बैंक नहीं होते, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। किस कैटेगरी में आके हम कहते हैं कि बैंक नहीं होते, बैंक के पास राइट होता है कि बैंक के कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, बट NBFC जो होती हैं वो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं। चेक्स की बात करें तो NBFC और बैंक में अगर चेक की बात करें तो NBFC चेक्स इशू नहीं कर सकते, बैंक्स चेक्स इशू कर सकते हैं। हम इसको आपको पूरा मेंशन भी करवा देते हैं। देखो, तो NBFC को समझाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि ये दे लुक लाइक अ बैंक, ये बैंक की तरह दिखते तो हैं बट बैंक होते नहीं है। दे फील लाइक बैंक, दे गिव लोन लाइक बैंक, यानी कि ये बैंक की तरह लोन भी देते हैं, बट दे आर नॉट बैंक्स। ये चीज जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एंड चेक्स को इश्यू नहीं कर सकते हैं अपने नाम पे स्पेशली।
अपने नाम पे ना ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं ना ये चेक। तो अगर हम डिफरेंस की बात कर लें कि बैंक्स एंड एनबीएफसी में डिफरेंस होता क्या है, तो देखो पहली बात तो डिपॉजिट हमने ऑलरेडी बोला बैंक्स कर सकता है, एनबीएफसी नहीं कर सकता। चेक्स हमने कहा बैंक्स कर सकता है, एनबीएफसी नहीं कर सकता। रेगुलेट की अगर बात करें तो बैंक्स को तो आरबीआई डायरेक्टली रेगुलेट करता है, बट ये इसको आरबीआई एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट के अंडर में। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें अगर, बैंक्स रेगुलेट करती है उसको स्ट्रिक्टली। ये सिर्फ और सिर्फ अप टू 100% एफडीआई इनके पास अलाउ होता है कुछ केसेस में। लेंडिंग एक्टिविटी दोनों के पास होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दोनों के पास होती है। पार्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बैंक कर सकता है, आरबीआई एनबीएफसी नहीं कर सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस ये एक इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस बैंक्स कर सकता है, एनबीएफसी के पास अवेलेबल ही नहीं होता है, एन8 यानी कि ये अवेलेबल ही नहीं होता है इनके पास। अलग अलग तरीके की एनबीएफसी होती हैं। टाइप्स की बात करें अगर हम, हमारे पास असेट फाइनेंस कंपनी होती है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कंपनी होती है, लोन कंपनी होती है, ये सब एनबीएफसी का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है, डेट फाइनेंस कंपनी होती है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, कोर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी होती है। अलग अलग तरीके की आपके एनबीएफसी से, जैसे अगर हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो ये होल्ड करती हैं, ये क्या करती है, ये होल्ड करती हैं इक्विटी ग्रुप कंपनीज में, जैसे कि टाटा सन्स में, रिलायंस में। हाउसिंग फाइनेंस क्या करती है, ये एक्विजिशन करती हैं, सॉरी हाउसिंग फाइनेंस का काम होता है कि ये फाइनेंस करती हैं लोन्स को। म्यूचुअल फंड्स से आपका सॉरी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये स्मॉल लोन्स देती है कंपनीज को, जो स्मॉल इनकम हाउस होल्ड्स जो होते हैं उनको लोन्स देती हैं। ठीक है। आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है वो डिप्लॉय करती है 75% प्लस इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देती है, आई एल एंड एफ एस वगैरह है। देन आपकी लोन कंपनीज जो होती है ये लोन्स एंड एडवांसेस देती है, नॉट फॉर ओन यूज, बिजनेस पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्वायर करती है आपकी सिक्योरिटीज प्रिंसिपल बिजनेस की तरह। ठीक है। एंड आपकी जो असेट फाइनेंस कंपनी होती है वो फाइनेंस करती है फिजिकल असेट्स को। तो ये अलग अलग तरीके की, इसमें एक और होती है वो होती है एनबीएफसी फैक्टर, एक और होती है इसमें एनबीएफसी फैक्टर, जिसका मेन काम क्या होता है, एक्वायर करना रिसीवेबल्स एंड फैक्टरिंग को। ठीक है। विद दिस हम लोगों ने मेजर पोर्शन जो था अपने इस पूरे चैप्टर को वो कवर कर लिया है। देखो जितना मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है उतना ही आप लोग याद रखो, सब चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें बहुत लेंथी में दिया हुआ, आप अगर इसको नहीं भी पूरा पढ़ते हो तो भी। आरआरबी एक चीज होती है, आरआरबी एक बैंक होता है जो कि रीजनल रूरल बैंक होता है, बेसिकली जो गांव वगैरह में जो बैंक होते हैं ना, आरआरबी उसका पार्ट होता है। 1975 में आया था आरआरबी एक्ट, 1990 1976 के तहत सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी देता है एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स को ये। ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन इसके भी याद रखना। देखो आरआरबी एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करता है रीजनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में। दे हैव क्रिएटेड विद अ व्यू टू सर्विंग primarily the rural areas of India with basic banking and financial services। अगर इनके कोर एक्टिविटीज फंक्शंस की बात करें, ये भी वही काम करती है, बैंकिंग फैसिलिटी देती है रूरल सेमी अर्बन एरियाज में, कैरी करती है गवर्नमेंट ऑपरेशंस को, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज दे रही होती हैं। एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसको कोऑपरेटिव स्टैब्लिश किया जाता है ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस एंड डील करते हैं ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस में लाइक अदर बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपकी फंड कलेक्ट करती है, फाउंडेड बाय द कलेक्टिंग फंड्स थ्रू शेयर्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन्स। टाइप्स को याद रखिएगा। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपके जो कि ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड दो तरीके के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन एंड मिक्स्ड कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। ये स्पेसिफिक आ सकता है व्हाट इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, आपको शॉर्ट आंसर्स में दे सकते हैं। तो एट फर्स्ट मेंबर्स होते हैं बैंक के, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक से वो याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। लेकिन
उसके अलावा कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। इनिशियली जो मतलब जो मेन मेंबर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एंड इसके अलावा आपके अदर मेंबर्स भी इसके अदर इंडिविजुअल्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट करती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड बेस्ड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। एस आरबीआई फंड करती है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को। बैंक्स आल्सो गेट लोन्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 to 2% लोअर देन द स्टैंडर्ड बैंक रेट। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, दे ऑफर क्रेडिट सर्विस देते हैं अर्बन एंड सेमी अर्बन रीजन्स में, नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक रिसीव करते हैं कंसेशनल रीफाइनेंस सर्विस आरबीआई से, आईडीबीआई से टाइम टू टाइम। एंड देन वी हैव अ लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये डिवाइड होते हैं 3 टायर्स में, प्राइमरी, स्टेट एंड सेंट्रल, एंड ऑफर करते हैं ये भी क्या, क्रेडिट सर्विसेज फार्मर्स को डेवलपमेंटल पर्पस के लिए। यूज्ड टू बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज वेल एज स्टेट। हाउएवर दिस रिस्पांसिबिलिटी वाज रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू द नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनबीएफसी हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। सर्विसेज ऑफर क्या क्या एनबीएफसी करती है वो भी हमने देख लिया है, डिफरेंसेस देख लिए, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स हमने देख लिए हैं। बस में एक टॉपिक आपका बचा हुआ है एमएसएमई का, तो ये सब कुछ है नहीं, हाइब्रिड और ये सब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं सब कुछ, ठीक है। मूविंग टू एमएसएमई। एमएसएमई भी कुछ नहीं होता, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं ये। highly vibrant dynamic sectors of the Indian economy contributing around 30% of the India's GDP, because आपकी most of the companies इंडिया में MSME है, over 45% of India exports। देखो इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एमएसएमई का, वो आप लोग जरूर कर लेना कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 2.5 करोड़, एनुअल टर्नओवर 10 CR, ये आपकी माइक्रो होती है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी होगी प्लांट में एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में नॉट मोर देन अगर 25 से 100 करोड़ तक की तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है, और जहां पे इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम की यानी 500 करोड़ से ज्यादा की होती है, 500 करोड़ तक होती है, वो मीडियम इंटर। 500 करोड़ से ज्यादा वाली जो कंपनीज होती है ना वो लार्ज एंटिटीज में आ जाती है। यानी अगर आपकी कंपनी 10 करोड़ तक, कम से कम 2.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, नॉट मोर देन 2.5 करोड़ जिसका नेटवर्थ है, एन एनुअल टर्नओवर जिसका 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं, वो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस में आती है। वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है आपकी प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 25 करोड़ तक है, जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाती है। एंड वो कंपनी जो 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रही है प्लांट एंड मशीनरी में, एंड 500 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, वो आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस में आती है। 500 करोड़ से ऊपर वाली लार्ज एंटिटीज में आ जाती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या होता है, ये वो पोर्टल होता है जहां पे जाके आप एमएसएमई को रजिस्टर करते हो, आप अपनी कंपनी को एमएसएमई में रजिस्टर करते हो। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज होती है एमएसएमई के लिए, ये आ सकता है एग्जाम में। द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड किया इन्होंने पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी एमएसएमई के लिए। पॉलिसी क्या मैंडेट करती है, 2012 में पॉलिसी आई थी कि 25% of annual procurement by central ministry departments and CPSEs must be sourced from the MSEs। यानी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो है, डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, उनका 25% का कम से कम एनुअल प्रोक्यूरमेंट जो उनको एनुअल टर्नओवर उनका हो रहा है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होना चाहिए। विद इन दिस 25% 4% रिजर्व किया गया है जो एमएससीज ओन बाय शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से। 3% यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस को कम से कम अपना 25% जो है वो देना है, एमएसएमई सेक्टर्स को देना है, जिसमें से 3-4% रिजर्व किया गया है वो एमएससीज जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ओन कर रही हैं। 3% रिजर्व किया गया है वो जो वुमेन, यानी कि जब अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर और आप जाओगे एमएसएमई लोन लेने तो आपको वहां पे प्रायोरिटी मिलती है। डिजाइनिंग पॉलिसीज की बात करें तो डिजाइनिंग पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, नीति आयोग ने 2025 में रिलीज की अपनी रिपोर्ट टाइटल डिजाइनिंग पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां पे वो कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप दे रही है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम एंटरप्राइजेस को फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। रिपोर्ट अंडरस्कोर्स की चैलेंजेस फेस्ड बाय मीडियम एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग कंस्ट्रेन्ड एक्सेस टू टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड एडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, inadequate R&D support। To address this issue, report outlines a comprehensive policy framework with target intervention। ये आप चाहो तो पढ़ लो, बट ये भी आ सकता है। टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, वर्किंग कैपिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इंडस्ट्रीज उन्होंने वो लेके आए थे। R&D प्रमोशन मैकेनिज्म लेके आए थे उन्होंने, स्टैब्लिश किया था। क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया गया। कस्टम स्किल डेवलपमेंट, अलाइनिंग ऑफ स्किल प्रोग्राम्स विद एंटरप्राइज स्पेसिफिक नीड्स, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल। एंड विद दिस
हमारा ये चैप्टर एंड होता है। होपफुली अब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इस चैप्टर के, एंड कल परसों में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करके हमारा 50% ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड रिमेनिंग हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम लोग आगे की चीजें भी कंप्लीट कर देंगे। कल हम लोग ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी कुछ नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत छोटा सा बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। सो टिल देन सी यू, वी विल मीट टुमारो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।